हेलो एवरीवन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। पहला लॉ है आपका लॉ ऑफ इनर्शिया, और इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर कोई बॉडी रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहेगा। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही जाता रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, मतलब अगर ये पेन है, ये पेन अगर टेबल पे रखा हुआ है, चाहे मेरे हाथ में है जी, तो यहीं रुका हुआ रहेगा जब तक कि कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जैसे ही कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, इसका क्या होगा, वेलोसिटी आ जाएगा इसके पास। ठीक है, और ये भी सिनेरियो हो सकता है कि ये पहले से ही क्या हो, 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा हो, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड से आगे ही जाता रहेगा जब तक के कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे ना लगे। क्या होगा, अगर सपोज कीजिए 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा और वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही फोर्स लगा दे हम, तो क्या होगा, इसका स्पीड या वेलोसिटी बढ़ने लगेगा उसी डायरेक्शन में। अगर ऑपोजिट लगाएंगे तो इसका स्पीड कमने लगेगा। ऑब्वियसली हम लोग देख सकते हैं एक चीज़, तो इसका स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं, a body continues to be in state of rest or in uniform motion until and unless an external force applied on it। ये 2 सिनेरियो है जी आपका। ये पहला सिनेरियो है जब बॉडी क्या है, पहले से रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो ये रुका हुआ ही रहेगा। जब बाहर से कोई हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे फिर इस बॉडी में क्या होगा, मोशन आएगा। ये फोर्स लगाएंगे तभी बॉडी में मोशन आएगा, अगर नहीं लगाएंगे तो ये बॉडी यहीं रुका हुआ रह जाएगा जी। दूसरा सिनेरियो है जब बॉडी के पास पहले से ही स्पीड हो, कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, या कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा कि हम लोग अगर सेम साइड में, ठीक है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही अगर फोर्स लगा देते हैं तो जाहिर सा बात है इसका स्पीड बढ़ने लगेगा। ठीक है, ये पहला केस हो जाएगा आपका। अगर हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो क्या होता, इसका स्पीड कमने लगता, 10 से 5 हो जाता, 5 से 4 हो जाता, 3 हो जाता, और कुछ देर बाद ये 0 हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ फोर्स। ठीक है जी, तो वेलोसिटी के अगर डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा। वेलोसिटी के अगेंस्ट में अगर फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, उसका वेलोसिटी कमता जाएगा। ठीक, ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ था जी। अब इनर्शिया के बारे में देखते हैं हम लोग जी। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया का मतलब होता है कि बॉडी जिस स्टेट में है ना उसी स्टेट को रिटेन करना चाहता है, वही स्टेट में रहना चाहता है। कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, कोई मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है। इनर्शिया देखिए, इनर्शिया होता है एक्चुअली में कि बॉडी अपोज करता है अपने करंट स्टेट में चेंज। सपोज करिए ये रेस्ट में था, हम इसमें फोर्स ला के चाह रहे इसको मोशन में आ जाए, तो ये क्या करेगा, ये बॉडी अपोज करेगा, कहेगा कि नहीं, ठीक है, ये
फोर्स लगाने पे भी क्या चाहेगा कि वो रेस्ट में ही रहे, ठीक है। अगर कोई मोशन में होता है तो वो मोशन में ही रहना चाहता, अपोज करता है कि नहीं हम मोशन से रेस्ट में नहीं आएंगे। इस प्रॉपर्टी, बॉडी के इस प्रॉपर्टी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। ये जो रेसिस्टिंग प्रॉपर्टी है बॉडी का, उसी को हम लोग कहते हैं इनर्शिया। और इनडायरेक्टली ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ भी स्टेट करता है। तो इनर्शिया का डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू oppose the change in its current state। और वो करंट स्टेट आपका क्या हो सकता है, रेस्ट भी हो सकता है और मोशन भी हो सकता है। जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहेगा, और जो मोशन में है आपका वो मोशन में ही रहना चाहेगा, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी किसकी है जी, रेसिस्टिंग की जो प्रॉपर्टी है ये बॉडी की है, ठीक। तो बॉडी पे भी डिपेंड करेगा। हम लोग कह सकते हैं कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। जितना ज़्यादा बॉडी का मास होगा, ठीक है, जैसे मेरे बॉडी का मास सपोज कीजिए 60 kg है, तो मेरा इनर्शिया कुछ होगा। एक ट्रक है जिसका मास है आप लोगों को देखे 5000 kg, तो उसका इनर्शिया और ज़्यादा होगा, उसको मूव करना और ज़्यादा मुश्किल होगा, उसके स्टेट को चेंज करना और ज़्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। मेरे स्टेट को चेंज किया जा सकता है 100 न्यूटन फोर्स लगा के, लेकिन उसके स्टेट को फोर्स लगा के चेंज नहीं किया जा सकता जी, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, उसका इनर्शिया ज़्यादा है, वो ज़्यादा अपोज करेगा चेंज इन इट्स करेंट स्टेट। वो रेस्ट में रहेगा तब भी अपोज करेगा, वो मोशन में रहेगा तब भी अपोज करेगा, ठीक। अब हम लोग देखने वाले हैं न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, ठीक है। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि सबसे पहले मैथमेटिकल इक्वेशन देखते हैं हम लोग। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ कहता है कि एफ नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डायरेक्टली इसको हम लोग कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब अगर कोई एक बॉडी है, ठीक है, इसका इनिशियल स्पीड क्या था, u था, और इस पे एक फोर्स लगाया गया, इस पे एक फोर्स लगाया गया, तो ये फोर्स का जो इफेक्ट है क्या करेगा बॉडी में, ये इसके वेलोसिटी को बढ़ा देगा। सपोज कीजिए कि सेम साइड लगाया गया, तो क्या होगा, इसका स्पीड u से बढ़ के v हो गया, ठीक है। तो ये जो इसका मोमेंटम में चेंज आया, इनिशियल वेलोसिटी था और ये आपका फाइनल वेलोसिटी है, और वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय मास, यही तो होता है हमारा मोमेंटम। ये हमारा इनिशियल मोमेंटम था और ये हमारा फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय मास। तो ये जो मोमेंटम आया, मोमेंटम में बदलाव आया, वो किसके कारण आया, फोर्स के कारण। और हम लोग लिख सकते हैं F इज इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं MP माइनस MU बाय टाइम। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं MA। हमारा एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है मैथमेटिकल के, हमारा जो सेकेंड लॉ का एक्चुअल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो है कि अप्लाइड फोर्स, नेट अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। जिस बॉडी पे फोर्स लगाया गया है उसका मोमेंटम किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है। हम लोग इसका स्टेटमेंट भी देखेंगे अब। अगर हम लोग इसका स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है, हम लोग स्टेटमेंट लिखा जाएगा
द फोर्स अप्लाइड, यहाँ नेट फोर्स कर लेंगे जी, नेट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली proportional to the rate of change of momentum of the body। मोमेंटम के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। मोमेंटम होता है आपका, P से डिनोट करते हैं इसको, और ये होता है मास मल्टीप्लाई बाय इट्स वेलोसिटी। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी of a body is known as momentum of the body। ठीक है जी, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो बॉडी का मोमेंटम दे देगा आप लोगों को। ठीक उसी तरीका से चेंज इन मोमेंटम क्या होगा जी, चेंज इन मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक बॉडी था, वो इनिशियली क्या था, u वेलोसिटी से जा रहा था, इस पे फोर्स लगाया गया और इसका वेलोसिटी बढ़ के हो गया v, इसका मास m था। तो चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा है कितना होगा आपसे, कैसे बताएंगे जी। चेंज क्या होगा, हमें पहले बॉडी का फाइनल मोमेंटम पता होना चाहिए माइनस इनिशियल। पी एफ मतलब फाइनल मोमेंटम, पी आई मतलब इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा जी हमारा, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम जी मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, और अभी हमने पढ़ा है जो है न्यूटन सेकेंड लॉ, क्या होता है, नेट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, टाइम से भी डिवाइडेड होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एफ नेट मल्टीप्लाइड बाई टी इज गोइंग टू गिव अस चेंज इन मोमेंटम। और यहां से हमारे पास एक नया टर्म आता है, ये फोर्स इनटू टाइम को हम लोग इंपल्स भी कहते हैं। फोर्स इनटू टाइम को हम लोग इंपल्स भी कहते हैं। और इंपल्स निकालने का दो तरीका है, या तो आपके पास फोर्स पता होना चाहिए और टाइम, या आपको चेंज इन मोमेंटम पता हो। दोनों बराबर है ना जी, इंपल्स बराबर, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये कहता है फॉर एवरी एक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कहने का मतलब है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट भी हम पे उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन उसका क्या होगा, ऑपोजिट होगा। हमने अभी बोर्ड को पुश किया जी, बोर्ड भी हमको उतना ही फोर्स से पुश किया वापस से। हमने बोर्ड पे फोर्स लगाया और बोर्ड हम पे फोर्स लगाया, और फोर्स का वैल्यू उतना ही है। अगर हम बोर्ड पे 10 न्यूटन लगा रहे हैं तो बोर्ड भी हम पे 10 न्यूटन ही लगा रहा है, लेकिन हमारा फोर्स का डायरेक्शन आगे की तरफ है और बोर्ड जो हम पे लगा रहा है वो पीछे की तरफ लग रहा है।
इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। हम किसी भी को, ठीक है, हम किसी भी फोर्स को हम एक्शन ले सकते हैं तो दूसरा अपने आप हमारा रिएक्शन हो जाएगा। सपोज किया कि हमने जो फोर्स लगाया उसको हमने एक्शन कहा, तो बोर्ड जो हम पे फोर्स लगाएगा वो हो जाएगा रिएक्शन। ठीक है, चाहे दो ऑब्जेक्ट है जी, ये आगे की तरफ जा रहा है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि एक दूसरे की तरफ आ रहा है, क्या होगा, दोनों आएंगे और कुछ टाइम बाद कोलाइड करेंगे जी। कोलाइड करेंगे तो कोलिजन के कारण क्या होगा, 1 2 पे फोर्स लगाएगा, 1 चाहेगा इस 2 को बाहर की तरफ धकेल दें, तो फोर्स अप्लाइड ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स अप्लाइड ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी 1 2 पे फोर्स लगाया। और न्यूटन थर्ड लॉ से हम लोग कह सकते हैं कि उतना ही फोर्स, ठीक है, उतना ही फोर्स 2 भी 1 पे लगाएगा, लेकिन बस ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। जितने फोर्स से m1 ने m2 को पुश किया था उतना ही फोर्स से m2 भी इसको m1 को पुश करा होगा, ठीक है, पुश किया होगा। जितने फोर्स से m1 ने m2 को पुश किया उतना ही फोर्स से m2 ने वापस से m1 को पुश किया होगा। और दोनों का डायरेक्शन देखिए, m1 जो m2 पे लगा रहा है वो आगे की तरफ है और m2 जो m1 पे लगा रहा है वो पीछे की तरफ लगा रहा है, तो फोर्स हमारा इक्वल होगा और ऑपोजिट। ठीक है, और फोर्स जो लग रहा है एक्शन एंड रिएक्शन वो हमेशा अलग अलग बॉडी पे लग रहा है जी। m1 किस पे लगाया, m2 पे, तो फोर्स हमारा m2 पे लगा, m2 किस पे लगाया वापस से m1 पे, तो ये वाला जो फोर्स है वो m1 पे लगा। यानी एक्शन एंड रिएक्शन पेयर ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। एक्शन एंड reaction pair act on different आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट्स ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स के क्या क्या यूनिट होते हैं, तो फोर्स के अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट में अलग अलग यूनिट्स है। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में देखें तो हमारा डाइन में आ जाता है फोर्स का, और एमकेएस सिस्टम में देखें तो हमारा फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनिट्स ऑफ फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होता है, सबसे पहला सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में फोर्स का क्या ऐसा यूनिट होता है, सॉरी सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में फोर्स का क्या यूनिट होता है ये हम लोग देखेंगे जी। सीजीएस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग। सीजीएस, C4 होता है हमारा सेंटीमीटर, G4 होता है हमारा ग्राम और S4 होता है हमारा सेकेंड। ठीक, मतलब ये ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट है जहां हम डिस्टेंस को सेंटीमीटर में नापते हैं, मास को हम लोग ग्राम में नापते हैं और टाइम को हम लोग सेकेंड में नापते हैं। ठीक, तो फोर्स बराबर हमें पता है जी क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास को अगर हम लोग ग्राम में नाप रहे हैं और एक्सीलरेशन को सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में नाप सकते हैं। ठीक, तो यहां से हमारा फोर्स का यूनिट जो आया इसको हम लोग कह देंगे 1 डाइन, यानी 1 डाइन इज इक्वल टू होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक। डाइन इज अ सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। डाइन जो है हमारा फोर्स का सीजीएस यूनिट है, ठीक है। सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में फोर्स का जो यूनिट होता है उसको डाइन कहते हैं, DYNE, ठीक। और हम इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि वन डाइन फोर्स का क्या मतलब है। वन डाइन फोर्स का मतलब है कि बॉडी, 1 ग्राम बॉडी में जब हम लोग 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर पाए किसी फोर्स से, ठीक है। ये हमारा 1 ग्राम का बॉडी है, 1 ग्राम का बॉडी है, इस पे एक फोर्स लगाया गया और वो फोर्स अगर बॉडी में 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन ले आया तो वो फोर्स हमारा पक्का कितना होगा, 1 डाइन होगा जी, ठीक। हम लोगों ने सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ फोर्स देख लिया। अब हम लोग एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट में देखेंगे। एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट में, ठीक है, हमारा फोर्स का क्या यूनिट होता है। फिर से वही है जी, एमकेएस का मतलब हम पहले समझते हैं क्या है। एम इज फॉर मीटर, जो कि हमारा डिस्टेंस का यूनिट होता है। के फॉर केजी, जो कि मास का यूनिट होता है जी एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट में। और एस फॉर सेकेंड, ये हमारा टाइम का यूनिट है, हम लोग टाइम सेकेंड में नापते हैं, ठीक। हमें पता है फिर से फोर्स बराबर क्या होता है जी, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास का जी एमकेएस सिस्टम में मास को किसमें नापते हैं, केजी में, ये रहा, तो मास को हम लोग केजी में नापेंगे। और एक्सीलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी में जो हमारा चेंज आया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो होता है एक्सीलरेशन जी। और वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चेंज ऑफ पोजीशन बाय टाइम। और पहले से नीचे से एक और टाइम था जी, हम लोग यहां से लिख सकते हैं चेंज ऑफ पोजीशन बाय टाइम स्क्वायर। ठीक, तो पोजीशन हम लोग किस में नापते हैं जी, ऑब्वियसली हम लोग पोजीशन जो है वो मीटर में नापते हैं और टाइम सेकेंड में। तो हमारा एक्सीलरेशन का यूनिट क्या है जी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट आया जी एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट में। हमारा जो फोर्स का होगा वो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में नापते हैं। और इसी को हम लोग कह देते हैं 1 न्यूटन। इसी को हम लोग कह देते हैं 1 न्यूटन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे 1 न्यूटन को डिफाइन करने के लिए कहेगा तो आप डायरेक्टली कर सकते हो कि वैसा फोर्स जो 1 केजी के बॉडी में कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करे जी, 1 मीटर पर सेकेंड एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा हो, तो उस फोर्स का जो वैल्यू होगा, अमाउंट होगा, वो कितना होगा, 1 न्यूटन होगा आपका। ठीक, ये फोर्स आपका 1 न्यूटन होगा। आप लोग यहां से 1 न्यूटन को भी डिफाइन कर सकते हो। और न्यूटन जो हमारा था, न्यूटन जो कि एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट में हमारा फोर्स का यूनिट था, वो एसआई यूनिट भी होता है फोर्स का। एसआई यूनिट कहने का मतलब है कि ये स्टैंडर्ड यूनिट है जी, जो हर जगह यूज होता है। एसआई यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है जी। इंडिया हो, यूएस हो, रशिया हो, हर जगह आपका यही फोर्स का यूनिट यूज होगा, न्यूटन।
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है वो F इज इक्वल टू mg के टर्म्स में डिफाइन होता है। इसका मतलब क्या है हम लोग समझते हैं। हमसे कहा जा रहा है कि 1 किलोग्राम फोर्स का क्या मतलब है। 1 kgf लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है हमारा 1 किलोग्राम फोर्स। इसका मतलब होता है 1 kg बॉडी को अर्थ जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है, हमें पता है जी कि जी का वैल्यू नियर अर्थ सरफेस कितना होता है 9.8। जी का वैल्यू नियर अर्थ सरफेस हमारा होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो यहां से लिख सकते हैं 1 kg के बॉडी पे अर्थ कितना फोर्स लगाएगा, F इज इक्वल टू mg। मास हमें पता है कितना 1 kg, और जी का वैल्यू हमें पता है नियर अर्थ सरफेस कितना होता है 9.8। ये हो जाएगा हमारा 9.8 न्यूटन। समझ आया जी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि इक्वल टू होगा 9.8 न्यूटन के। तो हम यहां से लिख सकते हैं 1 kgf के क्या मतलब हुआ 9.8 न्यूटन। और यहां से हम 1 kgf को डिफाइन भी कर सकते हैं कि 1 kg बॉडी को अर्थ जिस फोर्स से खींचता है ना, दैट इज 9.8 न्यूटन, उसी को हम लोग कह देते हैं 1 किलोग्राम फोर्स। ठीक, यहां एक चीज हम लोग मिस कर गए थे जी। ठीक है, हमने देखा कि ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या आया था kgf। कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट में, MKS सिस्टम ऑफ यूनिट में। MKS सिस्टम ऑफ यूनिट में जो ग्रेविटेशनल यूनिट है फोर्स का वो है 1 kgf। समझ आया, kgf इज द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इन अ MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग kgf is the gravitational unit of force in the MKS system of units। ठीक है, अब हम लोग ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स देखने वाले हैं। कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट में, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। ठीक है, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। तो फिर से हमारा जो डिफाइन हुआ यूनिट क्या होगा, mg के टर्म्स में, दैट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन एन m मास ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। तो CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में हमारा जो फोर्स का यूनिट होता है वो होता है 1 ग्राम फोर्स। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग जी, 1 ग्राम फोर्स। 1 ग्राम फोर्स, ये 1 ग्राम फोर्स जो होता है वो इक्वल टू होता है 1 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू ऑफ जी। हमें पता है जी कि हमें जी का वैल्यू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो जी का वैल्यू अगर सेंटीमीटर में यहाँ रखेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं कि 980 इंटू
ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें पता है जी कि इसको हम लोग डाइन से रिप्लेस कर सकते हैं। हमने पढ़ा है CGS यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, ठीक। डाइन से रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमारे पास है 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 980 डाइन। और हमें डिफाइन करने के लिए कहा, तो यहां से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं 1 ग्राम फोर्स को, अमाउंट ऑफ फोर्स exerted by the gravity on a body of mass 1 ग्राम। ठीक है, ग्रेविटी एक ग्राम के बॉडी पे जितना फोर्स लगाएगा ना, उसी को हम लोग कह देते हैं 1 ग्राम फोर्स, जो कि 980 डाइन के बराबर होता है। अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाएंगे कहाँ पे? सबसे पहला क्वेश्चन ही होता है, कब लगाएंगे जी? जब हमारा एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म। जैसे हमारे पास गिवन हो कि एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तब लगा पाएंगे। अदरवाइज हमें क्वेश्चन में ही कह दिया है कि एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, तभी हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा पाएंगे। ठीक है, ये बेसिक कंडीशन है जी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहला है। दूसरा है जी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। और एट लास्ट ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वेयर v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, ठीक। u होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, t is for time, a is for acceleration, जो कि हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये तीनों लगा पाएंगे। और एट लास्ट s, ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब थ्रू आउट द टी टाइम इंटरवल हमारा एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, तभी हम ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लगा पाएंगे। ठीक है, हमेशा हर एक मोशन के लिए हम ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा लेंगे जी, ये हम लोग तभी लगाएंगे जब हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो या यूनिफॉर्म, दोनों का मतलब एक ही होता है।